अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्रिटिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में जो हमारा टारगेट है वो है नियल बोहर एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले इसने अपने एटॉमिक मॉडल में जो पोस्टुलेट थे, जो पॉइंट्स थे, उनके बारे में हमने स्टडी करना है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ इनका डेरिवेशन भी है। जो भी किसी भी एटम का रेडियस जब आपने फाइंड करना है तो ये भी बोहर ने एक डेरिवेशन के बारे में हमें बताया। साथ ही फ्रीक्वेंसी के बारे में और एनर्जी को फाइंड करने के लिए भी उसने एक डेरिवेशन हमें बताया कि आप इस डेरिवेशन के थ्रू एनर्जी भी फाइंड कर सकते हो और साथ ही फ्रीक्वेंसी और साथ ही उस एटम का रेडियस भी। इस लेक्चर में हमने सिर्फ बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उनका जो पोस्टुलेट है उनके बारे में हमने स्टडी करना है। इससे पहले भी जैसा कि आपको मालूम कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी था और साथ ही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी था, जो कि अभी आपकी फर्स्ट ईयर का जो बुक है उसमें तो नहीं है, लेकिन क्लास 9 जो केमिस्ट्री बुक है वहां पे भी ये प्लैंक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरम और साथ ही रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसको अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि क्लास 9 का जो केमिस्ट्री है उनको मैं भी अपलोड करूं, क्योंकि चंद टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर की बुक में तो नहीं है लेकिन वहां से क्लास 9 केमिस्ट्री बुक में मौजूद है। तो नियल बोहर एटॉमिक मॉडल जो था, सबसे पहले ये मॉडल जो है ये बेस कर रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर, यानी इसका जो बुनियाद है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर है। कैसे? रदरफोर्ड ने एक मॉडल पेश किया था जो कि प्लैंक्स क्वांटम ने, यानी प्लैंक्स जो साइंटिस्ट था उसने उसमें चंद डिफेक्ट है उसको दूर करने के लिए उसने अपना एक मॉडल पेश किया। ये प्लैंक्स ने पेश किया था, लेकिन अभी आपकी बुक में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरम है नहीं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है नहीं, तो इसलिए उनको हम स्टडी नहीं करेंगे। लेकिन नियल बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो बेस करे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर, ठीक है। तो नियल बोहर का सबसे नंबर 1 पॉइंट क्या था? नंबर 1 पे यहां पे मैंने क्या लिखा? नियल बोहर एटॉमिक मॉडल इज based on Planck's क्वांटम थ्योरी। यानी नियल बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो बेस करे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर, ठीक है। उसका जो बुनियाद है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। जो प्लैंक्स ने थ्योरी पेश किया था उस थ्योरी के ऊपर नियल बोहर ने एक मॉडल पेश किया, ठीक है। अब नंबर 1 पॉइंट जो है वो आपके पास क्या है कि एग्जांपल, सबसे पहले नियल बोहर ने हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया, ठीक है। यानी हाइड्रोजन एटम को उसने सबसे पहले एक्सप्लेन किया। नंबर 1 पे आपके पास जो है ये न्यूक्लियस, ठीक है, और ये ऑर्बिट से, और सबसे पहले नियल बोहर ने ऑर्बिट का लफ्ज भी यूज किया इस थ्योरी में, ठीक है। यानी ऑर्बिट का जो लफ्ज है फिजिक्स के लिहाज से अगर देखा जाए ऑर्बिट हम किस चीज को कहते हैं? यानी अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट रिवॉल्व होते हैं उस पाथ को, उस सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स। ये फिजिक्स में। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में इस न्यूक्लियस के अराउंड जिस रास्ते में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है एग्जांपल, रदरफोर्ड ने यह कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में या ऑर्बिट्स में मूव करता है तो उससे एनर्जी इमिट्स होता है या रिलीज होती है। मगर बोहर ने कहा कि नहीं, किसी भी शेल में या ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है या मूव करते हैं उससे एनर्जी इमिट्स भी नहीं होता और उससे एनर्जी रिलीज भी नहीं होता। तो रदरफोर्ड का नंबर 1 डिफेक्ट ये था कि उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं किसी भी शेल के अंदर या ऑर्बिट्स के अंदर तो उससे एनर्जी रिलीज होता है या इमिट्स होता है। लेकिन बोहर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं तो उससे एनर्जी रिलीज नहीं होता, इमिट्स नहीं होते, बल्कि हर शेल का या हर एनर्जी लेवल का, हर ऑर्बिट्स का या हर शेल का एनर्जी जो है वो क्या बिल्कुल कांस्टेंट है, सेम है।
एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन अगर इस शेल में मूव कर रहा है तो यहाँ पे इसका एनर्जी कांस्टेंट है, यानी 5 जूल है, 5 से ज्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। और यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उसका एनर्जी 10 है। 10 क्यों है? क्योंकि ये वहां पे जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूरी पर होगा वहां पे एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि वो स्टेबल है। जो न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से इसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, और ये स्टेबल होने की वजह से इसके पास एनर्जी कम होती है। यहाँ पे अब मैंने क्या बताया कि यहाँ पे 5 जूल है और यहाँ पे आपके पास 10 जूल। इसका एनर्जी चेंज नहीं होगा बल्कि कांस्टेंट होगा। इस ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते तो उसका एनर्जी जो है वो 10 जूल है, ज्यादा कम नहीं होगा बल्कि कांस्टेंट है। तो नियल बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं किसी भी ऑर्बिट में या शेल में, वो एनर्जी रिलीज भी नहीं करता बल्कि इमिट भी नहीं करता, और उसका एनर्जी कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब जरा सा यहाँ पे हम पॉइंट भी लिख लेते हैं ताकि आपको पेपर में लिखने के लिए भी आसानी हो। यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं बॉडी ऊपर। सबसे पहले नियल बोर ने इस मॉडल का जो बुनियाद था वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर था। अच्छा, नंबर 1 पॉइंट, बोहर एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन एटम को। बोहर एटॉमिक मॉडल ने बोहर एक्सप्लेन हाइड्रोजन एटम is consist on one electron and one proton। बोहर ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन एटम को, जो कि ये कंसिस्ट होता है किस चीज के ऊपर? 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन के ऊपर। हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट था इसने क्या कहा था, जो अभी मैंने आपको बता दिया। नंबर 2 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डज नॉट emit या एब्जॉर्ब emit या एब्जॉर्ब एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होता है किसी भी शेल में तो वो एनर्जी को इमिट भी नहीं करता है और उससे रिलीज भी नहीं होता है। अच्छा, एब्जॉर्ब भी नहीं करता, इमिट भी नहीं करता। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव इट सेम ऑर्बिट। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है अभी मैंने यहाँ पे आपको डिटेल से बताया कि इलेक्ट्रॉन जब सेम ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व होता है या मूव करता है तो एनर्जी रिलीज भी नहीं होता है और एब्जॉर्ब भी नहीं होता। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट आपके पास ये आ गया, इलेक्ट्रॉन डज नॉट emit या एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव इट्स सेम ऑर्बिट। सेम ऑर्बिट का मतलब यानी है कि ऑर्बिट में, ऐसा नहीं कि इस ऑर्बिट से इसने जंप किया यहाँ पे आया फिर इसने एनर्जी को क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है। 5 जूल है, अगर ये इसका एनर्जी 10 जूल तक पहुंच गया तो ये यहाँ पे जंप कर सकते हैं। लेकिन अगर इस 10 जूल का एनर्जी यानी इसने इमिट किया 5 जूल तो ये यहाँ पे जंप होगा, यानी इनर शेल के अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर सेम शेल के अंदर है एनर्जी रिलीज भी नहीं होता है और इमिट भी नहीं होता और साथ ही एब्जॉर्ब भी नहीं होता। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है आपके पास, each orbit has definite एनर्जी। हर ऑर्बिट के पास डिफिनेट एनर्जी होता है, कांस्टेंट एनर्जी होता है, सेम एनर्जी होता है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस शेल में। अच्छा, नंबर 1 पे हमने क्या कहा था? नंबर 1 पॉइंट जो था कि सबसे पहले इसने हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया, और दूसरे नंबर पे इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होता है किसी भी ऑर्बिट में तो ये एनर्जी को रिलीज भी नहीं करता, इमिट भी नहीं करता और एब्जॉर्ब भी नहीं करते। तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि हर ऑर्बिट का एनर्जी कांस्टेंट होता है, सेम होता है। ठीक है, इंडिफिनिट होते हैं। चौथा पॉइंट जो आपके पास है, चौथा पॉइंट जो है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, यानी अब यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से इस शेल से मूव कर रहा है आउटर मोस्ट शेल में तो फिर क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है? तो उनके बारे में हमने ये पॉइंट लिखना है। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इनर शेल या इनर ऑर्बिट भी लिख सकते हो आप, ऑर्बिट लिखो, इनर फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर
most to outermost orbit, to outermost orbit, it absorb energy. इलेक्ट्रॉन इनर शेल से जब आउटर मोस्ट शेल में जंप करते हैं तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। यहां पे मैंने आपको बताया कि इसके पास एनर्जी कम होती है, इसके पास ज्यादा होता है, ठीक है। पांचवा जो पांचा इसके साथ, लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल से जंप करें इनर शेल में, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम आउटर मोस्ट या आउटर शेल, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इट emit एनर्जी। यहां पे मैंने क्या लिखा कि इलेक्ट्रॉन इनर से जब आउटर मोशन में जंप करते हैं तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आउटर से इनर शेल में जंप करते हैं या मूव करते हैं तो यहाँ पे फिर क्या होता है, एनर्जी को इमिट्स करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे पांचवा चौथे पॉइंट में मैंने ये लिखा, ठीक है। अब इससे आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपके पास जो छठा पांचवा पॉइंट है और छठा पॉइंट, ठीक है, तो वो मैं आपके लिए बोर्ड के ऊपर नोट डाउन करूंगा। अच्छा, पांचवा जो पॉइंट है आपके पास, पांचवा पॉइंट यानी फाइव पोस्टुलेट जो है आपके पास, नंबर 5। अब ये आपके पास नंबर 1 शेल है या और 2 है, ठीक है। इसका जो एनर्जी इसको मैंने कहा E1 और इसका जो एनर्जी इसको मैंने कहा E2। अब दो शेल के दरमियान या दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी को फाइंड करने के लिए नील बोर ने एक फार्मूला बताया, जो कि आपके पास क्या है, द एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट is two orbits is determined by, आपके पास जो फार्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू, दूसरा आपके पास है E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 में से E1 को माइनस करो, इस फार्मूले के बारे में भी हमने किसने बताया, नील बोर ने। और H जो है आपके पास वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यानी इस H का जो वैल्यू है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ। प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू जो आपके पास है, इस न्यू को हम डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी, इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होता है इसका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी है जो कि ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होता है। ये था आपके पास पांचवा पॉइंट, ठीक है। अब छठा आपके पास क्या है, कोई भी बॉडी जब मूव करता है तो उसमें क्या होता है, मोमेंटम, ठीक है, उसका मोमेंटम भी होता है। एग्जांपल, कोई भी बॉडी मूव करता है तो उसके अंदर क्या होता है, मोमेंटम, और मोमेंटम डिपेंड करता है मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। जितना मास ज्यादा होगा मोमेंटम भी ज्यादा, जितना वेलोसिटी ज्यादा होगी मोमेंटम भी ज्यादा, ठीक है। तो हम लीनियर पाथ के लिए जो मोमेंटम का फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है, यानी P इज इक्वल टू एम वी हम वहां पे यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई सर्कुलर पाथ है, एग्जांपल आपके पास ये आपके पास डोरिया और यहां से आपने इसके साथ एक पत्थर को बांधा और आप इसको क्या करें, सर्कुलर पाथ में इसको रोटेट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास ये इसका जो मोमेंटम है वो है आपके पास L इज इक्वल टू एम वी आर, यानी एम वी तो वही आया, लेकिन सिर्फ इसका जो रेडियस है वो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहां से लेकर यहां तक, ये रेडियस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो आपके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर क्यों है, क्योंकि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। लेकिन अगर कोई बॉडी लीनियर पाथ में मूव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। उसका फार्मूला मैंने बता दिया, इसके साथ सिर्फ हमने आर लगाया। तो आपके पास जो छठा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन मूव इन अ
circular path and its angular momentum is angular momentum is mvr बराबर है एन एच अपान 2 पाई। अच्छा, अगर आप कहें कि सर ये कहां से आ गया, जिसका पूरा डेरिवेशन है कि एम वी आर एंगुलर मोमेंटम बराबर है एन एच अपान 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, लेकिन इसका पूरा डिटेल डेरिवेशन है। तो अब आप इसको लाजमी याद करें, क्योंकि आगे जो डेरिवेशन है रेडियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का रेडियस को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम ये फार्मूला भी वहां पे हम ये फार्मूला भी यूज करते हैं। तो अभी से आपने इसको याद करना है, ठीक है। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। अच्छा, आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर एन क्या है? आपके पास है नंबर ऑफ ऑर्बिट, एन आपके पास क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। और एच किया, एच के बारे में मैंने बता दिया कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यानी एन का मतलब है कि ये कौन सी ऑर्बिट में मूव करते हैं ना। ऑर्बिट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। कौन सी ऑर्बिट में ये मूव करते हैं। तो ये आपके पास था आज का जो हमारा टारगेट था, वो था बोहर एटॉमिक मॉडल। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो कमेंट्स है उसको मैं रीड भी करूं और साथ ही उसका आंसर भी दूं। इसके अलावा आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।